अब अगर आपसे मुकेश अंबानी जी कहें कि भाई हमसे कुछ मांग लो, आपने कहा सर एक सिम दे दीजिए। जब मुकेश अंबानी से ही मांगना है तो कोई ऑयल रिफाइनरी मांग लो। आज की एजुकेशन, एक साहब किसी महात्मा जी का प्रवचन सुन के आए, अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दिया, नौकरानी से शादी कर ली। तो पड़ोसियों ने पूछा कि भाई ये क्यों कर डाला? बोले महाराज जी कह रहे थे माया का त्याग करो, शांति के साथ रहो। सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद। सबसे बड़ी चुनौती होती है जब आप की बहुत तारीफ कर दी जाए और फिर आपको बोलने के लिए बुलाया जाए। तो शुरुआत मैं यहां से करूंगा। कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। परिवार, समाज, देश, इसमें जो सबसे बड़ा रिसोर्स जिसको हम हिंदी में संसाधन कहते हैं वह है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। और सारे रिसोर्सों को एक तरफ कर दिया जाए और ह्यूमन रिसोर्स को एक तरफ कर दिया जाए और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को विकसित कर लिया जाए तो वो देश महान हो सकता है, वो परिवार महान हो सकता है, वो समाज महान हो सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जापान। एक ऐसी कंट्री है दुनिया में जिसके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है। हम प्राकृतिक संसाधन जिसको बोलते हैं। अमेरिका के पास बहुत नेचुरल रिसोर्स, क्रूड ऑयल, कोल, आयरन, गोल्ड, फर्टाइल लैंड, और आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक पावर है। लेकिन जापान के पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं। और बिना नेचुरल रिसोर्स के जापान थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात रही दुनिया में कि ऐसा कैसे हो गया कि नेचुरल रिसोर्स नहीं है और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगर आप दुनिया में एप्पल का नाम जानते हो, बहुत सारे लोगों के पास तो होगा भी, एप्पल फोन, इसकी वो खास तरह की म्यूजिक है, लोग ऑन करके रखते हैं कि लोगों को पता चल जाए कि मेरे पास भी एप्पल है। उसका रिंगटोन बड़ा स्पेशल है। और जब लोग नया नया लेते, मैंने भी किया, इसलिए मुझे याद है, हम सब ऐसा ही करते हैं क्योंकि रिंगटोन से पता चल जाती है कि भैया एप्पल रखे। और फिर जब आप निकालते हो तो अगला पूछता कौन सा मॉडल है। तो अगर 16E बोल दिया फिर तो शहंशाह हो गए। तो अगर आप एप्पल का नाम जानते हो तो आपके मन में अमेरिका तुरंत फ्लैश करता है, अमेरिका। अगर आप सैमसंग का नाम जानते हो, साउथ कोरिया। अगर आप वन प्लस का नाम जानते हो, चाइना। और अगर आप सोनी का नाम सुनते हो तो जापान। फोर्ड अमेरिका से, BMW जर्मनी से और टोयोटा जापान से। सिर्फ एक काम उन्होंने किया और बहुत जबरदस्त बड़े पैमाने पर किया, और वो था एजुकेशनल रिफॉर्म। उन्होंने कहा हमको ह्यूमन रिसोर्स पैदा करना है। कंट्री विदाउट रिसोर्स, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, सिर्फ एक चीज के बल पर, ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत करने का जो सबसे प्यारा माध्यम है, मजबूत करने का, पैदा करने का नहीं। क्योंकि कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं कि वो स्कूल नहीं भी गए तो भी वो चीज उनको भगवान दे देता है। कुछ चीजें ऐसा मुझे लगता है कि भगवान ने अपनी मोनोपोली कर रखी है। ऐसा मुझे लगता है कि कुछ चीजें हैं जिसको भगवान ने मोनोपोली कर रखी है, गॉड ने मोनोपोली कर रखी है, जिस पे खुश होता है उसको दे देता है। बहुत लोगों को मैंने गाड़ी पे लिखा देखा, वैगनार पे, गॉड्स गिफ्ट। वैगनार जिसके पास इतना बड़ा यूनिवर्स है, मतलब सिर्फ हमारी एक गैलेक्सी है जिसमें 400 मिलियन स्टार्स हैं, सिर्फ एक में। ऐसे न जाने कितनी ट्रिलियन ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। अब अगर आपसे मुकेश अंबानी जी कहें कि भाई हमसे कुछ मांग लो, आपने कहा सर एक सिम दे दीजिए। जब मुकेश अंबानी से ही मांगना है तो कोई ऑयल रिफाइनरी मांग लो, वो जो ट्रेंड उनका है वो वाली कंपनी, कुछ तो बड़ा मांग लो। तो जब भगवान से मांगना है, इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा है बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। एक ही चीज है जो ईश्वर से मांगी जा सकती है,
और वो है विजडम। यहां पे शायद लिखा होता है एजुकेशन एंड विजडम। ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत करने का सबसे स्ट्रांग माध्यम है विजडम। मैंने कहा माध्यम स्ट्रांग करने का। कभी कभी मैंने कहा भगवान ब्लेसिंग के रूप में दे देता है। कबीरदास जी बहुत प्यारा नाम, कभी स्कूल नहीं गए कबीरदास जी, कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन विजडम इनबिल्ट है। ऐसा कौन आदमी है जिसको दुविधा नहीं होती? डुअलिज्म, सब दुविधा से परेशान है। ये कर लूं, ये कर लूं, आईएएस की तैयारी कर लूं, वनडे की तैयारी कर लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, दुविधा। और उन्होंने चक्की चलते हुए देखा, गांव में होती है, अभी भी होती है, गेहूं पीसने की जो जाता, यस, उन्होंने चक्की चलते हुए देखा और चक्की चलते हुए उन्होंने दोहा बना दिया, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बच्चा न कोई। जिंदगी में दो चीजें तुम कभी लेके नहीं चल सकते। ह्यूमन रिसोर्स का सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स की सबसे बड़ी शक्ति है रिस्क, जिससे 98% लोग डरते हैं। रिस्क। अब कबीरदास जी स्कूल नहीं गए, भगवान ने उन्हें विजडम दे दिया, लेकिन सब इतने ब्लेस्ड नहीं है। तो एक चीज इवॉल्व की गई उसको डेवलप करने के लिए, विजडम को डेवलप करने के लिए। उस चीज का नाम है एजुकेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन और रोल ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप विजडम अमंग स्टूडेंट्स। यह शिक्षा का सबसे बड़ा काम है, विद्यार्थियों में विवेक पैदा करना। अब आप कहोगे साहब इससे फायदा क्या होता है? विवेक से, विवेक एक रोशनी है। मेडिवल पीरियड में हिंदुस्तान में शहंशाह हुआ अकबर, तो उसको एक विद्वान से मुलाकात हुई, बड़ा फेमस वो आदमी हुआ इतिहास में, उसको बाद में बीरबल के नाम से जाना गया। आप सब लोगों ने लगभग नाम सुना ही होगा। तो प्री मॉडर्न एज में जो लोग शाही परिवार से होते थे उन्हीं को ही दरबार में रखा जाता था। डेमोक्रेसी नहीं थी, मोनार्की थी। बड़ा इंपॉर्टेंस था रेस का, फैमिली का। तो जो लोग सिर्फ शाही परिवार से, रॉयल फैमिली से होते थे, उनको दरबार में रखा जाता। अकबर को जब महेश दास से मुलाकात हुई तो अकबर बड़ा प्रभावित हुआ उस आदमी के टैलेंट से। तो अकबर ने कहा यार इस आदमी को रखते हैं दरबार में। तो डिस्कशन किया अपने दरबारियों से कि एक आदमी है महेश दास, उसको दरबार में रखना है। तो दरबारियों ने तुरंत बोला अरे सर, इट्स अगेंस्ट लॉ सर, वो शाही फैमिली से नहीं है सर, इसकी परमिशन हम नहीं दे सकते। तो अकबर ने कहा यार कोई तो रास्ता होगा, जिसको हमारे देश में लोग जुगाड़ कहते हैं, कि कुछ जुगाड़ लगाओ, कुछ तो करो। बैलगाड़ी में इंजन लगा दो, लोकल गाड़ी हो जाएगी, कुछ करो यार। तो उनके दरबार में एक बहुत आलिम पढ़े लिखे आदमी थे, मुल्ला दो प्याजा। ऐसा नहीं प्याज व्याज का बिजनेस नहीं था उनका कि आपको लगे कि दो प्याजा मतलब अच्छा प्याज का काम करते थे। तो क्या नाम था, मुल्ला दो प्याजा। तो उन्होंने कहा साहब एक तरीका है साहब। बोले बताओ। बोले साहब तरीका यह है कि अगर वो हमारे सवाल का जवाब दे ले तो हम दरबार में रख लें। तो अकबर ने बुलवाया महेश दास को, बोले ये शर्त है, बताओ जवाब देने को तैयार हो? बिरबल ने कहा जनाब बिल्कुल तैयार है, आप पूछो। अब क्वेश्चन सुनना बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो मुल्ला तो कहते ने पूछा कि महेश दास, बोले सर, बोले बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है। तो महेश दास ने कहा कि साहब हमको पता है आपके मन में क्या चल रहा है। आप सोच रहे हैं कि अकबर अमर हो जाए, आप सोच रहे हो कि अकबर का पूरी दुनिया पे कब्जा हो जाए, आप सोच रहे हो कि दुनिया में जितनी खूबसूरत स्त्रियां सबकी शादी अकबर से हो जाए। तो अकबर ने मुल्ला दो प्याजा की तरफ पलट के देखा, बोले सरकार यही सब सोच रहे थे, सरकार जो ये कह रहे हैं सरकार यही सब सोच रहे हैं और कुछ सोच ही नहीं रहे सरकार। हमारी आज की एजुकेशन सिस्टम, मैं कुछ कहूंगा तो नहीं, लेकिन ऐसी एजुकेशन सिस्टम कभी जर्मनी में भी थी। आइंस्टीन को स्कूल से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो आदमी रटने के खिलाफ था। रटना नहीं है,
रटने का काम तोतों का होता है। एजुकेशन आदमी को विजनरी बनाती है, देखना सिखाती, देखना। एजुकेशन आदमी को विजनरी, देखना सिखाती है। एजुकेशन कोई बहुत छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। न चौरहार्यम न भ्रत भाज्यम न राज्यहार्यम न च भारकार। न चोर चुरा सकता है, न चौरहार्यम न भ्रत भाज्यम, न भाई बांट सकता है, न राज्यहार्यम न राज्य ले सकता है, न च भारकार, बोझ भी नहीं है। वे करते वर्धते एवं नित्यम, जितना खर्चा करो उतना बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम धन है विद्या। पूरी दुनिया में मैं जहां भी गया तो किसी ने यह नहीं देखा मैंने कौन सी घड़ी पहन रखी, जरूरत ही नहीं है। किसी ने नहीं पूछा कि आप जूता कौन सा पहने हो। और मुझे आज आपके चेयरमैन साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई। चले तो सन्यासी हैं, आज मुझे पता चला कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के मालिक रेंटेड मकान में रहते हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है। और एक विजन है एजुकेशन को एनलाइटनमेंट में टर्न करने का। मतलब आप पहली बात तो मैं भी लेट होने के लिए माफी मांग लेता हूं आप सभी लोगों से, लेकिन हम सारे लोग पुनिया साहब के साथ हम सब बैठे थे, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें होने लगी एजुकेशन से रिलेटेड। आज की एजुकेशन, एक साहब किसी महात्मा जी का प्रवचन सुन के आए, अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दिया, नौकरानी से शादी कर ली। तो पड़ोसियों ने पूछा कि भाई ये क्यों कर डाला। बोले महाराज जी कह रहे थे माया का त्याग करो, शांति के साथ रहो। अरे भैया ये हंसने वाली बात नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग, ऐसा मैं सुनता हूं कि डिप्रेशन का शिकार है, परेशान है। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। इतने मैसेजेस आते हैं, इतने, मतलब 20 साल में डिप्रेशन, और वो भी हिंदुस्तान में, जिस देश ने शिक्षा को इतने बड़े स्तर तक पहुंचाया कि ज्ञान यानी भगवान बनने का सिद्धांत, मैं जहां खड़ा हूं ये गुरुओं की जमीन है, पंजाब। और कभी मौका लगा तो मैं आपको उस हिस्ट्री को जरूर पढ़ाऊंगा, इतिहास को। ऐसी स्थिति कर दी पंजाब में गुरु लोगों ने, ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि 1.25 लाख से एक लड़ाओ, मतलब 1.25 लाख आदमी एक तरफ, एक आदमी एक तरफ, ये एजुकेशन सिस्टम पैदा कर दिया। एजुकेशन आपको क्या लगता है नौकरी दिलाने के लिए? नहीं, ये मैकाले करके गया, एजुकेशन ई इज इक्वल टू ई, एजुकेशन इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट। भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ई इज इक्वल टू ई, एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटनमेंट। दिमाग को खोलना है, जो सर कह रहे थे अभी। इतना बड़ा गिफ्ट भगवान का, इतना बड़ा गिफ्ट। एक साहब की नई नई शादी हुई तो उनकी पत्नी ने खाना बनाया, सब्जी में बड़ी मिर्च डाल दी और ज्यादा ही डाल दी। वो साहब नई नई शादी थी तो खा रहे थे और तारीफ करते जा रहे थे खाने की, आंख से आंसू भी निकल रहे थे। तो पत्नी ने पूछा कि यार तुम्हारे आंख से आंसू आ रहा है? बोले खुशी के आंसू। तो पत्नी ने कहा और सब्जी दूं? बोले ज्यादा खुशी में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हम आपके साथ जो पहला कोर्स शुरू करेंगे प्रभु के आशीर्वाद से, कोई पढ़ाई नहीं, 4th लॉ, उस कोर्स का नाम है 4th लॉ, द लॉ ऑफ विजडम। उसमें हम आपको 4 चीजें सिखाएंगे। आप लोग क्या करते हो, सीधे तैयारी में जंप कर जाते हो। तैयारी बिल्कुल अलग चीज है, पढ़ाई एकदम अलग चीज है, उस पर भी मैं 5 मिनट चर्चा कर लूंगा।
आप सीधे जंप करते हो। अच्छा, कोई भी चीज दूर से बहुत अच्छी लगती है। साहब की शादी हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन, अपनी पत्नी से कहा मेरे जीवन में कोई दुख नहीं। तो उसने कहा अच्छी बात, अब मैं आ गई हूं। कुछ चीजें ना वो दूर से बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारी चीजें, ऐसे तैयारी भी है, वो भी दूर से बहुत अच्छी लगती है। और खासकर जब आपकी काउंसलिंग की जाए, इंस्टीट्यूशंस काउंसलिंग करते हैं, 1 साल में तैयारी करा देंगे, ये करा देंगे, ऐसा करा देंगे। हम कोई तैयारी शुरुआत में नहीं करेंगे, कोई उसकी बात ही नहीं करेंगे। मेरा जो पहला प्रोग्राम है वो 4th लॉ है। 4th लॉ, द लॉ ऑफ विजडम, उसमें 4 चीजों को हम डेवलप करेंगे। ये जो लाइट आप देख रहे हो, ये जो रोशनी बल्ब जल रहे हैं, इसका आविष्कार कब हुआ और क्यों हुआ? आपको बहुत प्यारा मौका है मुझसे कुछ गिफ्ट लेने का। ये सवाल सारे स्टूडेंटों के लिए कि ये जो लाइटें जल रही हैं, इनका आविष्कार किस वजह से हुआ? जो भी चाहे हाथ उठा के जवाब दे सकता है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपकी तरफ से, आपके टीचरों से माफी मांग लूंगा, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। सिर्फ स्टूडेंट लोगों के लिए सवाल है ये। नहीं, मैंने फॉर्मूला नहीं पूछा, मैंने पूछा इसका आविष्कार क्यों हुआ। हाँ, रोशनी के लिए। और कोई विद्वान अरिस्टोटल की तरह ठीक है। चलिए, चौथा, जो 4th लॉ की मैं बात कर रहा हूं, उसमें पहली चीज जिस पे काम किया जाएगा वो है क्यूरियोसिटी। आधुनिक युग से पहले, यानी प्री मॉडर्न पीरियड में, जो सबसे मेन इकोनॉमी थी वो थी एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सिर्फ दिन में हो सकती है, रात में हो ही नहीं सकती। प्लाविंग, जो उसकी सबसे मेजर एक्टिविटी है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 20 बीघे खेत में ट्यूबलाइट लगा के और रात में प्लाविंग कर रहे हैं, वो संभव ही नहीं। सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सिर्फ दिन में हो सकती है, रात में संभव ही नहीं, जितनी मेजर एक्टिविटीज है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 1750 में और डिमांड बढ़ने हुई गुड्स की, अब ये तो संभव था नहीं कि हर दूसरे दिन एक फैक्ट्री लगा दो, लेकिन यह संभव था कि प्रोडक्शन बढ़ा दो। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक सबसे प्यारा रास्ता यह था कि एक नाइट शिफ्ट, एक डे शिफ्ट। लेकिन नाइट शिफ्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी रोशनी, लाइट। इधर से कुछ लोगों ने कहा नेसेसिटी, बिल्कुल। उस नाइट शिफ्ट का काम करने के लिए इस रोशनी का इजाद हुआ, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है 1879 में एडिसन का। अगली बार अगर आपसे सवाल किया जाए कि इस रोशनी का आविष्कार किसकी वजह से हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, तो हम पहली चीज जिस पे काम करेंगे वो है क्यूरियोसिटी। बड़ी प्यारी चीज है क्यूरियोसिटी। मतलब क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज है जो दिमाग का ऑक्सीजन है। और सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी बच्चों में होती है, पर हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे यहां ऐसा सिस्टम है, और बच्चे कुछ भी पूछ देते हैं। बच्चे कुछ भी पूछ देते हैं, पापा मैं कैसे पैदा हुआ? और हमारे यहां वही सारे जवाब है कि बेटा हम एक मंदिर से जा रहे थे, फिर भगवान निकल कर आया। और बच्चे कुछ भी पूछते, कुछ भी। तो परिवार, समाज की ऐसी संरचना है। और एक समय आता है धीरे धीरे जब आदमी की क्यूरियोसिटी को मार दिया जाता है। तो सबसे पहले जिस चीज पे हम काम करेंगे वो है क्यूरियोसिटी। एक और सवाल करेंगे, बड़ा सिंपल सा सवाल है, गिफ्ट बहुत बड़ा हो सकता है। 19th सेंचुरी की कौन सी डेवलपमेंट ने भारत को नेशन बनाया? अब आप सारे लोगों ने वो मूवी देखी ना, 3 इडियट? अच्छा क्या मूवी के नाम पे तो, और मूवी से ही पढ़ाएंगे। लिटरेचर का बहुत, लिटरेचर, मूवी, इन सब का काम ही है सिखाना। मूवी और लिटरेचर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है।
एनलाइटनमेंट के लिए भी है। और 3 इडियट मूवी में जो कैरेक्टर रैंचो, उस पर मैंने एक मॉडल इवॉल्व किया, रैंचो मॉडल। और डीन साहब समझा रहे होते हैं कि स्पेस के लिए एक पेन बना और ये है और बहुत महंगी इन्वेंशन थी, तो रैंचो हाथ उठा के पूछता कि सर पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। जिस दिमाग में क्यूरियोसिटी नहीं है वो दिमाग सो रहा है। उसको आप कितना भी मेहनत उसके साथ करोगे, उसका आउटपुट ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसको खुद को जानने की इच्छा नहीं। मैं तो दिल्ली में देखा, इलाहाबाद में देखा, बहुत सारी जगह देखा, 10-10 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग तो स्टोन एज से हैं, पैलेओलिथिक पीरियड में। सरकारों को भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, तो उन्होंने एज लिमिट बढ़ा दी। बहुत सारे स्टेट में 40 इयर्स है, स्टेट पीएससी की एज लिमिट 40। 50 भी कर सकती है, 58 भी कर सकती है कि चलो मरते मरते 2 साल नौकरी कर ही लोगे। 58 लास्ट है, लेकिन उसके बाद ना कर पाएंगे। 60 करेंगे तो सिर्फ पेंशन देना पड़ेगा बस, और वो सरकार के बस की बात है नहीं। वो मूवी इतनी प्यारी थी, उसमें कई सारी चीजों को दिखाया, क्यूरियोसिटी को दिखाया, अप्लाइड नॉलेज, अप्लाइड जो आप पढ़ते हो उसको अगर आप जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते, आप 10 रुपए का नमक खरीदते हो, खाते हो, उसे आपके खाने में इस्तेमाल आता है, आप कोई भी चीज ऐसा नहीं करते जो आपके लिए जीवन में उपयोगी नहीं। फिर आप पढ़ते हो, 12 साल 15 साल पढ़ते हो, और नॉलेज मतलब पढ़ने के बाद नॉलेज अगर आपके लिए कीमती नहीं बन पाती, आपके विजडम को जनरेट नहीं कर पाती, आपके कॉमन सेंस को इग्नाइट नहीं कर पाती। उसमें 4 कैरेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट थे 3 इडियट में। एक तो चतुर्लिंगम, फरहान, राजू, और चौथा रैंचो। और फरहान राजू तो वो शादी वाली सीन जो है कि डीन के घर में शादी है और ये लोग खाना खाने पहुंच गए, और एक बैग तीनों टर्न होते देखते डीन तो साहब हमारे सामने खड़े हैं, और राजू फरहान की अगर स्थिति देखोगे तो लगेगा कि बस मर जाएंगे। पर जब सवाल किया डीन ने कि वो करीना कपूर कहती कि हमने तो इन्हें बुलाया नहीं, हम तो लड़की वाले हैं, तो ये लड़के वालों की तरफ से आए हूं। तो कहता नहीं सर, हम साइंस की तरफ से आए हैं। कॉमन सेंस, विजडम। तीनों एग्जाम दे रहे हैं, लेट हो गया, वो अपनी कॉपी जमा करने आते, एग्जामिनर कहता अब हम तुम्हारी कॉपी नहीं लेगा। तो बताते हैं कि सब हम हॉस्पिटल गए थे, परेशान थे, जैसे हम लोग झूठ बोलते थे, वही चीज दिखाया गया है कि साहब हम बहुत परेशान थे, पापा हॉस्पिटल में थे। वो कहता हम नहीं लेगा कॉपी। फिर वो दूसरे मोड में आते हैं, सर आप जानते हैं हम कौन है? कहता तुम प्राइम मिनिस्टर का बेटा होगा तो भी नहीं लेंगे। अरे कहता सर इतनी दूर कहां जा रहे हो प्राइम मिनिस्टर, हमारा नाम रोल नंबर पता है सर आपको? कहता नहीं पता, मिक्स कर देते हैं। इन सब चीजों को डेवलप करने का नाम है एजुकेशन। ये हमारा पहला कोर्स होगा, 4th लॉ, क्यूरियोसिटी। जैसे मैंने सवाल किया कि आखिर ये नेशन 19th सेंचुरी में ऐसी कौन सी इवेंट, कौन सी घटना घटी कि ये भारत नेशन बना। हम पूरे कोर्स में 3 महीने का हमारा ये कोर्स होगा क्यूरियोसिटी वाला, ये 4th लॉ का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप इसी बात पे वर्क करेंगे कि आपके विजडम को इग्नाइट किया जाए, आपको सोचने पे मजबूर किया जाए, आपको होमवर्क दिया जाए। हम 2 क्लास लेंगे, 3 क्लास लेंगे, आपको एक पैरामीटर बताएंगे, एक किताब देंगे, और किताब भी कौन सी? 6th क्लास की, कोई बड़ी किताब नहीं देंगे। 6th 7th 8th 3 से ऊपर कोई किताब नहीं देंगे, सिर्फ 3 क्लास की किताब देंगे, 6th की, 7th की, 8th की, बस। उससे ऊपर की तो देंगे ही नहीं। और तब भी दावा है कि पहली क्लास में बहुत सारे लोग फिर भी आंसर नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने अप्रोच नहीं पकड़ा। डायरेक्शन। आप जब कोचिंग जाते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती? सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको पता ही नहीं होता कि कंपटीशन का मतलब क्या है। आप उसी मोड में रहते हो जिस मोड में आप कॉलेज में रहते हो, आप मोड ही नहीं चेंज करते। कितने लोग दिल्ली में मैं देखता हूं, दिल्ली में 1 साल का खर्चा 3 लाख रुपए फीस कोचिंग की, प्लस 2.5 लाख रुपए पर साल का खर्चा मिनिमम बता रहा हूं।
मतलब 20,000 रुपए में पर महीने का अगर आप खर्चा लेते हो तो आपको किसी बहुत लोएस्ट लोकेलिटी में जाके रहना पड़ेगा, वरना 30,000 रुपए महीने, 4 लाख खर्चा पर ईयर का, 3 लाख फीस, 7 लाख। और उस स्थिति में अगर 3 साल रुकना पड़ गया, पर वो नौबत नहीं आने देंगे। आपका जो पहला फेस होगा, कोई बस पहला फेस यही, 4th लॉ, क्यूरियोसिटी। नेशन अमेरिका, जो आज आप देख रहे हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने सबका जीना आराम कर रखा है, रेसिप्रोकल टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप, इंपीचमेंट की मांग चल रही है यूएस में। ये एक स्लम एरिया था 1787 में, स्लम एरिया से नेशन बना। और वो नेशन जो 1787 में स्लम एरिया था, 1945 में वर्ल्ड पावर, 1991 में सुपर पावर। कहानी कहां से शुरू हुई? स्लम एरिया से। 18th सेंचुरी अमेरिका इज अ स्लम एरिया, 19th सेंचुरी अमेरिका इज अ इकोनॉमिक पावर, 20th सेंचुरी अमेरिका इज अ वर्ल्ड पावर, 21st सेंचुरी अमेरिका इज अ सुपर पावर। कहानी शुरू हुई कहां से? स्लम एरिया से, और कहां पहुंची? सुपर पावर तक। और आज एप्पल का फोन रखना लोगों के लिए प्राइड का मामला है। 3 कंट्रियां एक साथ पैदा हुई, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। और आज चाइना ने जवाब दिया। ये तीनों कंट्रियां एक साथ पैदा हुई, और आज जब टैरिफ इंपोज किया गया चाइना पे 125%, चाइना ने तुरंत रिट्रीट किया, रिटेलिएट किया, 84% रिटेलिएशन, और बोले हम डरेंगे नहीं, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। इकोनॉमिक वॉर के लिए, टेक्नोलॉजिकल वॉर के लिए, और मिलिट्री वॉर के लिए। चाइना इज रेडी फॉर एवरीथिंग। जबकि हम तीनों कंट्रियां एक साथ पैदा हुए, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, 3 एक साथ पैदा हुए। और आज OnePlus को टक्कर कौन दे रहा है? एप्पल को टक्कर कौन दे रहा है? OnePlus। हमारे पास एक फोन है, लावा, और ये जो हमारे पड़ोसी है, ये लावा बम बनाते, फोन ही नहीं इनके पास। इनको पता ही नहीं चला E इक्वल टू E, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। इन्होंने बिस्मार्क को पढ़ा ही नहीं, इनको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। 1947 में इंडिया पैदा हुई, कोई लोन देने को तैयार नहीं हुआ, ना अमेरिका ना रशिया, किसी ने कोई एक पैसा देने को तैयार नहीं हुआ, 1 रुपया। और पाकिस्तान को कितना मिला? $47 मिलियन, $46 मिलियन 1947 में। मार्शल प्लान, अमेरिका ने एक प्लान बनाया था, मार्शल प्लान, उसमें $46 मिलियन पाकिस्तान को लोन दिया, $50 मिलियन साउथ कोरिया को दिया, $70 मिलियन जापान को दिया। जापान और साउथ कोरिया ने उस पैसे को कहां लगाया? इकोनॉमी में। इन लोगों को पैसा मिला $46 मिलियन, इन्होंने भारत पे हमला कर दिया 48 में, क्योंकि बिस्मार्क को इन्होंने पढ़ा ही नहीं। तो पहली चीज हम आपको सिखाएंगे क्यूरियोसिटी। जितने भी नेशंस हैं, सबकी बैकग्राउंड में बस एक ही चीज है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 1850s इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया, और वहीं से आप देखोगे नेशनल मूवमेंट की शुरुआत। तो 4th लॉ में पहली चीज क्यूरियोसिटी, दूसरी चीज कनेक्टिविटी। सारी चीजें, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने आप थोड़ी हो गया। I इज इक्वल टू आई, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू इंडस्ट्री। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, इंडस्ट्री कभी नहीं होगी। 1853 में पहली रेलवे लाइन कहां बनी? मुंबई में, बॉम्बे टू थाने। और 1854 में पहला कॉटन मिल कहां स्टैब्लिश हुआ? बॉम्बे में। I इज इक्वल टू आई, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू इंडस्ट्री। तुम अफ्रीका देखो, वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ, बहुत पैसा मिला अफ्रीका को, मार्शल प्लान ने पैसा दिया, मोल्टोवा प्लान ने पैसा दिया, पर अफ्रीका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हो पाया। क्यों? ज्योग्राफी। 90% पूरी कॉन्टिनेंट प्लेटो, कहां लगाओ, कहां बिछाओगे रेलवे लाइन? रिवर्स वाटरफॉल बनाती है, यानी नेविगेशन भी नहीं हो सकता। कनेक्टिविटी, पहला क्यूरियोसिटी, दूसरा कनेक्टिविटी। तीसरा कॉन्सेप्ट्स। जैसे साइंस में कॉन्सेप्ट्स हैं, अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, न्यूटन का पहला लॉ, और समझ में आ जाए तो जिंदगी बदल जाए। इन चीजों को अप्लाई करना है जिंदगी में। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मैं देखता हूं, वो जो उन्होंने नॉलेज ले रखी उसको अप्लाई ही नहीं कर पाते।
A body at rest will be at rest. किसी ऑफिस में आपकी फाइल रखी है और आप 10 बार जा चुके हैं और बाबूजी आपसे हर बार कह चुके हैं अगली बार आना, और 11 बार आप गए और फाइल खोली और 500 की 20 नोट रख दी। मैंने कहा सर पिछली बार ही साइन कर दिया था, आप ले ही नहीं गए। A body at rest will be at rest until and unless external force is applied. कुछ पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो जिंदगी में। कॉन्सेप्ट्स जिनके भी क्लियर नहीं है, भगवान सूर्य इसीलिए भगवान है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं। रोशनी तो चंद्रमा के पास भी है पर उसकी रोशनी से फोटोसिंथेसिस नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण। ये पूरी दुनिया खाना खाती है सिर्फ सूरज की वजह से, हमारा एग्जिस्टेंस है सूरज की वजह से, इसलिए हम उसे भगवान मानते हैं। ये जो गेहूं की बालियां आप चारों तरफ देख रहे हैं सोने जैसी हो गई है। 1960 में इसी पे गाना बना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। पहले गाने वाने फिलोसफिकल होते थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सोना व्हीट एंड राइस, हीरा गन्ना। जब हीरे को तराशते हैं तो उसकी कीमत बढ़ती है, ऐसे गन्ने का जो शीरा होता है उससे गन्ने की कीमत बढ़ती है, और मोती कॉटन। गाना नहीं था, इंडिया का पहला 5 ईयर प्लान की बात थी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस फ्रॉम जापान। ऐसा ही पढ़ेंगे, बहुत मैकेनाइज्ड होकर नहीं पढ़ेंगे। जूता जो है जापान, जापान से टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस। ये पतलून इंग्लिशतानी, फाइनेंशियल असिस्टेंस। सर पे लाल टोपी रूसी, फॉरेन रिजर्व। सब कुछ बाहर से है, सिर्फ एक चीज इंडियन है, वो है दिल। ये गाना नहीं था, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी। कॉन्सेप्ट्स। ऐसी ऐसी बातों के लिए लोग परेशान हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। आप अगर लोगों के पीछे भाग रहे हो तो आप खत्म हो। अगर आप कमजोर हैं तो सिर्फ एक काम आपको करना है, साधना। लड़की का नाम नहीं है, प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। उसको तुम तपस्या कह लो, साधना कह लो। तपस्या बड़ा प्यारा वर्ड है इंडिया का। अब ये मेटल है, अब इस मेटल को हमें चेंज करना है, तो अभी तो सॉलिड फॉर्म में है, तो उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा 1500 डिग्री सेल्सियस, फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। फिर इतने लिक्विड का हम स्पून बना लेंगे। किसी भी चीज को बदलने के लिए तपस्या करना पड़ता है। और पहला फेस ऐसा होता है, टेक्निकल फेस होता है, बस उसी में गुरु की जरूरत होती है। गुरु मतलब जो रास्ता बता दे। जीतना आपको खुद ही है। कॉन्सेप्ट्स लाइफ में क्लियर होने चाहिए। आप शादी में जाते हो, आपसे कोई बात नहीं करता, इसका मतलब आप ये नहीं कि आप बुरे हो या लोग बुरे हैं, बिल्कुल बुरे नहीं है। आपसे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, क्या फायदा आपको एंटरटेन करके। और उस स्थिति में अगर कोई आपको पूछ रहा है तो फिर भगवान टाइप का आदमी है। लेकिन इस देश में लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। शादी में गए थे, कोई पानी ही नहीं पूछा, तो पहली बात गए ही क्यों थे? और मान लो चले ही गए थे तो पानी खुद उठा के पी लेना चाहिए। इसलिए इस देश में रामचरितमानस की बड़ी वैल्यू है। वो एक ऐसा ग्रंथ है जो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा कॉन्सेप्ट बताता है। श्री राम टू प्रभु राम। श्री राम बन के घर से निकले, प्रभु राम बन के वापस आए 14 साल में। आपको इतना टाइम नहीं देना है, 1 साल। 1 साल दे दिए सिविल सर्वेंट, 5 साल दे दिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, मतलब तैयारी कर रहे हो। और 8 साल दे दिए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 10 साल में प्राइम मिनिस्टर। मेरा भी 6 पूरा हुआ है, और 14 में तो भगवान तो फॉर्मूला ही है। इसलिए हम 12 साल पे कुंभ मनाते हैं। बहुत प्यारी प्रथा हिंदुस्तान की है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन, कुंभ। इसलिए हमने 12 साल का समय रखा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, अपने क्यूरियोसिटी पैदा करो, कनेक्टिविटी डेवलप करो, कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव करो। आता है मतलब आता है, फिर ये नहीं करना सर रिवाइज नहीं किया था, रटना कुछ भी नहीं है। व्हाट इज मशीन विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट? सर ये फैंस है,
और रैंचो कितना अच्छा डेफिनेशन देता है, सर चेन सर, अप एंड डाउन। कहता एग्जामिनेशन हॉल में चेन लिखोगे? रटना कुछ भी नहीं है। दुनिया का जो गॉड का सबसे बड़ा गिफ्ट है आपको, वह है ह्यूमन माइंड। डॉक्टर अंबेडकर को पता चल गया, 14 तारीख को उनका बर्थडे है। डॉक्टर अंबेडकर को पता चल गया कि शक्ति आती कहां से है, एजुकेशन। आप उनकी कोई भी मूर्ति देखो, कोई भी फोटो देखो, उसमें वो हमेशा एक किताब लिए हुए मिलेंगे, क्योंकि उस किताब ने भारत के एक दलित को भगवान बना दिया। और फिर वो फॉर्मूला उन्होंने सबको दिया, कहा जो भी इस दुनिया में परेशान है वो किताब उठा ले। तब उन्होंने एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट दिया, एजुकेशन इज अ मिल्क ऑफ टाइगर्स, एनीवन हु कंज्यूम्स स्टार्ट्स रोरिंग। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पर चतुर्लिंगम की तरह नहीं, चतुर्लिंगम की तरह नहीं। उससे वो दुबे लाइब्रेरियन बोलता कि सर मैं बता देता उसमें क्या लिखा। कहता जानना नहीं है दुबे जी, रट लिया है। चमत्कार का बलात्कार कर दिया स्टेज पे जाके, वो नहीं करना। वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है ही नहीं। और लास्ट बात जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो है क्लैरिटी। किसी भी चीज को लेकर स्पष्टता। हिस्ट्री क्यों पढ़नी है? हिस्ट्री इसलिए पढ़नी है, हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट टू हैव अ वेरी गुड फ्यूचर। मैं ऑफिस में बैठा था, मेरा डिस्कशन सब लोगों से चल रहा था, तो मैंने कहा कबीरदास जी और गुरु नानक जी का लगभग सेम टाइम है, लेकिन कबीरदास जी के पीछे धर्म खड़ा नहीं हुआ और गुरु नानक देव जी के पीछे एक धर्म खड़ा हो गया, सिखिज्म। फिर वही फॉर्मूला काम करेगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब पंजाब एक ऐसी जगह है जिसके दो दरवाजे, एक दरवाजा अफगानिस्तान में खुलता है, एक दरवाजा दिल्ली में। और जैसे ही दिल्ली वीक होती है अफगानी सेंट्रल एशियंस तुरंत पंजाब में एंटर करते हैं, क्योंकि वो तो स्लम एरिया टाइप है, वहां कुछ होता ही नहीं। दिल्ली कमजोर होगी तो पंजाब लूटेगा, यह श्योर था। महमूद गजनी से लेकर बहुत सारे लोग, और जो सबसे बड़ी लूट थी वो थी 1398 की, तैमूर लेम। उसने तो पूरा पंजाबी तहस नहस कर डाला। पंजाब में उसकी घटना है, पंजाब के किसी गांव से गुजर रहा था तो एक लेडी चिल्ला रही थी कि मेरा बेटा कुएं में गिर गया, मेरा बेटा कुएं में गिर गया, कोई मेरे बेटे को निकाल दे। तो कुएं के पास पहुंचा और उसने अपना भाला फेंका नीचे, निकाल दिया लड़के को। लेडी बेहोश हो गई कि निकालने के लिए कहा था, मार डालने के लिए थोड़ी कहा था। तो बोली तुम ये कहां कह रही थी जिंदा निकाल दो, तुम तो सिर्फ ये कह रही थी निकाल दो निकाल दो निकाल दो, ले निकाल दिया। और उसने एक बात और कही, कहा मुझे जिंदगी में पहली बार दया आई है। जिसको दया इस तरह आती थी, 1398 डेट देखो, और 1469 गुरु नानक देव जी, सोशल इक्वालिटी, सब मिलकर रहेंगे। और उसके बाद जो पंजाब में एक धारा शुरू हुई तो जब आप देखोगे मुगल एम्पायर खत्म हो गया, 1739 मुगल एम्पायर इज ओवर, बैटल ऑफ करनाल 1739, लेकिन पंजाब बचा रहा। 1739 मुगल एम्पायर इज ओवर, सेंट्रल अथॉरिटी इज गॉन, दिल्ली में कोई है ही नहीं, लेकिन पंजाब बचा रहा। किसकी वजह से? सिखिज्म की वजह से। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। ये अफगानी भारत में घुसते थे पंजाब में, और यहां से पैसा और यहां की औरतें उठा ले आते थे, सबकी, हिंदू मुसलमान सबकी, सिखों की छोड़ के। हिंदू मुसलमान इनकी औरतें उठा ले जाते थे, पैसा भी ले आते थे। और सिख गुरिल्ला वॉर के लिए फेमस, तो रात के 12 बजे के बाद ये काबुल पे हमला करते थे और वापस लेकर आते थे। और सिखों का इतना खौफ हो गया, हरि सिंह नलवा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए जिंदगी में। पहले क्या करना है? प्रायोरिटी, पी इज इक्वल टू पी, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। जिसकी नीतियां प्रायोरिटी पे बेस्ड नहीं होंगी उसको किसी मंदिर के बाहर खड़ा होना पड़ेगा, भैया भगवान के नाम पे कुछ दे दे। प्रायोरिटी, जीवन में प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। करना सब कुछ है बट प्रायोरिटी के हिसाब से। तो हम सबसे पहला काम यह करेंगे, 4th लॉ का प्रोग्राम शुरू करेंगे। जब आप तैयार हो जाओगे, उस मोड में आओगे कि हां अब हम आपसे सवाल करने की स्थिति में, पहला फेज यही करेंगे। दिस विल बी द फर्स्ट फेज। आपको इस स्थिति में लेकर आएंगे कि जब क्लास शुरू हो
तो आप सवाल करो हमसे, हमारे टीचरों से, हमारे ग्रुप से। फिर आप कुछ भी करो। एक बार इसको एक्टिवेट कर दिया, एक बार। एक साहब ने मुझसे लंदन में कहा भारत पे हमेशा हमला होता रहा, तुम्हारी भारत के लोग कितने कमजोर हैं, जब देखो तब हमला होता रहा, कब्जा होता रहा। अरे मैंने कहा तुमने गौर से हमारा इतिहास नहीं पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ना। हम तो ऐसे आक्रमणकारी हैं जहां सेनाएं नहीं जाती, सिर्फ लोग जाते हैं। एक आदमी, स्वामी विवेकानंद, पूरा पश्चिम पे कब्जा। इसको हम बोलते हैं कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। ध्यान, आज इस ध्यान की जो संपदा है इसका मजाक उड़ाया जाता है कि अरे आंख बंद करके बैठने से क्या होगा। हिम्मत की बात है आंख बंद करके बैठना। 50 घंटे तुम आंख खोल करके बैठ सकते हो, 1 घंटे आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। फिर कह रहे हो साहब पढ़ाई नहीं हो रही, क्योंकि तुमने अपना सबकॉन्शियस देखा ही नहीं। ये मन इतनी प्यारी चीज है, बहुत प्यारी। आप तुम कभी इसे रीड करो, देखो। डेली शाम को बोलेगा कि कल से 4 बजे उठना है। कल, इसका सबसे प्यारा टर्म है कल। आज की तो बात ही नहीं करता ये, कहता कल से 4 बजे उठना है। अलार्म लगाएगा, तैयारी करेगा, एक बोतल पानी रखेगा, सब कुछ एकदम फिनिश्ड। जैसे सुबह 4 बजे का अलार्म बजेगा, ये बोलेगा 5 मिनट और, आधा घंटा नहीं बोलेगा, कहेगा 5 मिनट। और अगली बार जब नींद टूटेगी तो 9 बज रहे होंगे। फिर और मजेदार घटना घटेगी, जलील करेगा कि कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। तुम दिन भर घूमो टहलो, तुम्हें कोई चीज याद नहीं दिलाएगा। जैसे ही पढ़ने बैठोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद दिलाएगा कि पापा की दवा नहीं लाए यार। दिन भर नहीं आती। तुम ऐसा कोई काम देके देखो, अच्छा काम, कल से योगा करना है, कल से, आज से नहीं करेगा। पिक्चर देखना है, आज ही देखना है। पार्टी करनी है, आज ही करनी। तुम इसका कभी चार्ट बनाओ कि किन चीजों के लिए इमीडिएट तैयार, 24/7। किसी को फोन करो रात में 2 बजे कि साहब वो ऐसा सा काम है यार, गांव में मुसीबत आ गई, आग लग गई। अरे सो रहे भैया, पैर में बहुत दर्द है। और गर्लफ्रेंड ने फोन कर दिया रात में 2 बजे, कहां हो? बोले तुम्हारे दिल में। फिर वो इस तरह का आदमी कह रहा है, इस तरह का आदमी पता क्या कह रहा है? कह रहा साहब हमारी किस्मत खराब थी, नहीं तो हम भी कुछ कर लेते। किस्मत नहीं, तेरा दिमाग खराब है। अच्छा चलो, अपनी अपनी एनालिसिस बाद में कर लेना। फोर्थ लॉ, द लॉ ऑफ विजडम, क्यूरियोसिटी, कनेक्टिविटी, कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी। यहीं से इस कहानी की शुरुआत करेंगे। बाकी मैं चाहूंगा अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इजी सवाल करना, ज्यादा टफ सवाल। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज केशव एंड सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस टाइम पर आप 20-22 साल के होते तो एक क्या चीज़ थी जो आप अपने आप को एक इम्पोर्टेंट रोल की तरफ देखते, क्या बात होती इस टाइम पर? फिर से एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट करना। जैसे कि आप इस एज में 20-22 साल के होते तो वो क्या चीज़ होती जो आप हम सभी को बताना चाहते कि वो एक चीज़ है जो आप कर लो, वो आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी लाइफ में? ध्यान, सिर्फ ध्यान। मतलब मेरे बच्चे अभी स्कूल से आए हुए हैं, तो उसमें से एक को पढ़ने की बीमारी हो गई है। तो मैंने उससे कहा बेटा पढ़ना बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस देश ने परसेंटेज पे बहुत ध्यान दिया, अच्छी बात है, लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर परसेंटेज के पैरेलल समझ नहीं पैदा हो रही है। हिंदुओं ने क्या किया, एक फोटो बनाई बड़ी प्यारी सी शंकर जी की, भगवान शंकर, उसमें यहां पे 3rd आई बनाया। आज पश्चिम उसको पीनियल ग्लैंड बोलता है, कहता मास्टर ग्लैंड कंट्रोल्स ऑल द ग्लैंड। हिंदुओं ने बहुत पहले 3rd आई बनाई। यही व्यक्ति को विजनरी बनाती है। मैं चाहता हूं कि आज इस देश में अगर कोई चीज मैंडेटरी करनी है एजुकेशन सिस्टम में, जिसको हर आदमी को करना चाहिए, और आप पहले दिन जब करो
हमारी साइकोलॉजी भी अजीब चीज है। हमें कोई अच्छी चीज पता चलती तो हम चाहते हैं पहले दिन खूब सारा कर ले, कि पता चला कपालभाति करना चाहिए, कपालभाति करने से रंग साफ होता है, चेहरे पे चमक आती है। पहले दिन 4 घंटे कर लिए, किडनी पलट गई, आईसीयू में भर्ती हो गए। किसी भी चीज की शुरुआत स्लोली करनी है। पहले दिन 5 मिनट। जब उस चीज में आपको आनंद आने लगेगा ना, टाइम खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा। जबरदस्ती टाइम नहीं बढ़ाना। ध्यान। एक और क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक किसी टाइम पर कॉमन अवधोजा का जो ऑर्डिनरी अवधोजा बनने तक का जो सफर था वो किस तरह का था, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। देखो बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया। ऑर्डिनरी अवधोजा, मैंने उसमें बस एक चीज ऐड कर दी, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उस ऑर्डिनरी में मैंने बस एक शब्द ऐड किया, एक्स्ट्रा। और वो एक्स्ट्रा पता क्या है? ध्यान। वो एक्स्ट्रा क्या है? योग। हम सब ऑर्डिनरी हैं, हमें बस एक काम करना है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देना है, तो हम हो जाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज। इसको फेस के करीब। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर अपने ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਆ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? हमारे यहाँ भी कहते हैं बादाम खाने से अकल आती है, हाँ जी। मार खाने से अकल आती है, धोखा खाने से अकल आती है। कोई बादाम खाने से अकल नहीं आती। नहीं तो जितने पैसे वाले लोग हैं इनके सबके बच्चे आज बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे होते। अगर बादाम खा के अकल आती तो भगवान को कोई नहीं मानता। आज लोग भगवान को सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि अकल, मैंने क्लास की शुरुआत में कहा, अकल उसकी मोनोपोली है। कभी किसी डॉक्टर अंबेडकर को दे देता है, महान बना देगा, किसी गांधी जी को दे देगा, कभी गलती से किसी अवधोजा को दे दिया। ऐसे ऐसे मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें अपना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सही कहावत है, एकदम सही कहावत। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड। सर आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि कौन सी, आप 2 शब्द बस बिहार की शिक्षा नीति के बारे में बताइए, और आप मुझे ये भी बताइए कि कौन सी ऐसी जो तथ्य हैं जो कि शिक्षा नीति को प्रभावित कर रही है। देखो मैं नालंदा मॉडल से बहुत प्रभावित हूं। बिहार अगर पूरी दुनिया में फेमस है तो नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है। और नालंदा यूनिवर्सिटी का जो सबसे, सोचो चाइनीज आते थे वहां पढ़ने, श्रीलंकन, चाइनीज, साउथ ईस्ट एशियंस, पूरी दुनिया नालंदा पढ़ने आती थी। फाइहान का नाम सुना ही होगा, हुएनसांग का नाम सुना होगा। तो कुछ तो विशेष उस यूनिवर्सिटी में रहा होगा ना। और उस यूनिवर्सिटी की सबसे विशेष बात थी विपासना। जैसे पतंग डोर से कंट्रोल होती है, ऐसे हमारा मन भी एक डोर से कंट्रोल होता है। उस डोर का नाम है सांसें। डेड बॉडी में सिर्फ एक चीज नहीं होती, सांस। तुम अगर अपनी सांस रोक लो तुम्हारे थॉट्स रुक जाएंगे। पूरा थॉट सिस्टम सांसों से गवर्न होता है। और नालंदा का करिकुलम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था विपासना, रिफ्रेमिंग द माइंड विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग। और फिर पढ़ाते थे वो सबको पढ़ाते भी नहीं थे। जो विपासना में ट्रेंड हो जाता था उसी को पढ़ाते थे। तो मैं चाहता हूं कि बिहार की जो शिक्षा नीति है वो फिर से नालंदा मॉडल पे हो जाए, कि जो मगध की प्रॉस्पेरिटी थी वो दोबारा लौटा। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड। सर हमेशा आप बताते हैं कि पर्सनालिटी होगी राजा का व्यक्तित्व, तो उसमें आप सर थोड़ा सा बताइए सर कुछ डिटेल। देखो राजा जंगल में जो है, शेर को ये बात बताने, अब जंगल में अगर तुम जाओ और हिरन को बताओ कि देखो जंगल का राजा ऐसे बनते हैं, वो फाड़ डालेगा शेर। राजा बनने की क्वालिटी नहीं पूछी जाती, इनबिल्ट साहस कि कर डालेंगे। किसी चीज की क्वालिटी कौन पूछता है? जिसके अंदर डिफिशियंसी है। ह्यूमन बीइंग को ये बातें नहीं पूछनी चाहिए कि राजा की क्वालिटी क्या है। तुम राजा बनना चाहते हो? हाँ जी सर, सबको ही बनना नहीं, चाहता है। अपना बताओ, बनना चाहते हो? यस सर। ताली बजाओ इनके लिए एक बार। चलो आज फाइनल हो जाएगा। भारत का मतलब बताओ। भारत का मतलब परेश रावल कैसा? भारत का मतलब सर हो गया सर अध्यात्म हो गया, सबसे वो ले सकते हैं सर ईमानदारी में। अरे नहीं चाचा, सोचो तुम। उसका अब मुझे पता चला ये सवाल तुमने क्यों पूछा। चलो सब बैठो, कोई बात नहीं, बताते हैं।
थैंक यू कोई नहीं। सर एक और क्वेश्चन था मेरा, आपने बताया था कि सर एक हाँ, चलो। कि थ्योरी से ज्यादा आप लाइव पे फोकस करना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज पे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सर मेरा क्वेश्चन है। एक शब्द है मनन। हाँ जी सर। मनन। तुम जब पढ़ते हो कि एक पैराग्राफ पढ़ा, हमारे क्या है पढ़ने का तरीका, एक साथ 6-7 घंटे पढ़ते हैं, नहीं। हाँ एक पैराग्राफ पढ़ा, आंख बंद की, उसको हम अपनी भाषा में नैप बोलते हैं, नैप। उस पूरे पैराग्राफ को कनेक्ट करना होता है। ओके सर। जैसे मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, G=W। गुलामी मतलब वीकनेस। चाहे व्यक्ति हो चाहे राष्ट्र हो, वो गुलाम कब बनेगा, जब वो वीक होगा। अब जब तुम 18वीं सेंचुरी इंडिया को पढ़ोगे, 18वीं शताब्दी का भारत, तो भारत वीक है पॉलिटिकली, कल्चरली, सोशली। उस कमजोर भारत पर यूरोपियंस ने कब्जा कर लिया। किसकी वजह से? उसकी इकोनॉमी की वजह से। अब ये बात हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ, कहीं लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ने के बाद जो मनन किया ना, उससे पिक्चर निकल के आया कि पॉलिटी वीक हो गई थी, कल्चर वीक हो गया था, सोसाइटी वीक हो गई थी। तो फिर ये मनन का परिणाम है G=W, कि जहां भी वीकनेस होगी वहां गुलामी होगी, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो नेशन हो। तो अगर ये एप्लीकेशन वाली बात बढ़ाना चाहते हो तो मनन को बढ़ाना पड़ेगा। व्हाट्सएप बंद करना पड़ेगा, यूट्यूब से संन्यास लेना पड़ेगा 18 घंटे के लिए, ठीक। सर एक और क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन। चलो ना। सर आप टीचिंग लाइन में भी इधर बहुत किए काम, और थोड़ा सा आप इधर राजनीतिक में गए, तो कहाँ पे आपको अच्छा लगा, मतलब थोड़ा सा वो होता है, ये ना बताएंगे नहीं तो तुम वही करना शुरू कर दोगे। कुछ बताइए सर, प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा सा। देखो, राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें पूरा समाज और देश। हमसे एक नेताजी ने एक बार पूछा कि भैया सिक्किम कहां है, तो मुझे लगा कि अच्छे नेता है, तो मैंने उनको कहा कि साउथ अमेरिका में है। कहा हमको लग रहा था कहीं बाहर है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, PhD इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम बर्लिन यूनिवर्सिटी, जब तक इस देश में दोबारा इस देश के पढ़े लिखे लोग राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, तब तक देश की हालत बुरी होगी। मैं चाहता हूं अगली बार 5 साल बाद बिल्कुल सही बात है, सही है ना? बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर। अरे कोई बात नहीं। चलो, भारत का मतलब, तुम्हारा नाम क्या है? आहा, भारत का मतलब ज्ञान। अगली बार जब कहीं जाओ तो ये बात जरूर याद रखो, बेसिक्स पे काम करो, कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज अमनदीप कौर। सर आपने क्यूरियोसिटी के बारे में बोला था, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमें किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है, अगर हमें पता चल गई तो वो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है भी, हाँ अब तो हमें इस चीज़ के बारे में पता चल गया। तो अगर नहीं भी पता चलती तो हम उस चीज़ को एज अ यूथ हम छोड़ देते हैं कि चलो कोई ना, ये नहीं हो रहा तो कुछ और कर लेते हैं। तो उस क्यूरियोसिटी को कैसे कंटिन्यू करना है, तो मुझे ये जानना था। मतलब समझ गए तो छोड़ देंगे? नहीं सर, अगर समझ आया तो ठीक, अगर नहीं आया तो उस टाइम पे वीक हो जाते हैं कि ये तो नहीं हो रहा, तो छोड़ देते हैं सर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात एकदम सही है कि हम जब किसी काम को करना, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो ये सिचुएशन होती है, कोई भी काम। नहीं, तुम आज की डेट में लॉयर की प्रैक्टिस करने जाओ तो 10 साल लगेगा। मतलब जब मैंने पहली क्लास यूपीएससी की ली तो करीब 50+ लड़के थे और बहुत ज्यादा पढ़ा रहा था मैं, और 50+ लड़कों में से धीरे धीरे लड़के उठ के जाने लगे। मुझे लगा क्या हो गया यार, तो नॉलेज तो थी, एक्सपीरियंस नहीं था। जब हम किसी चीज को शुरुआत करते हैं तो ये पहला फेज आता है, इसको बोलते हैं लर्निंग फेज। उस पर्टिकुलर चीज की जो विशेष बातें होती है वो हम समझना शुरू करते हैं, अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। ये लर्निंग फेज जो होता है ये पेनफुल होता है। जब तुम जॉगिंग करना शुरू करो और पहले दिन तुम 5 किलोमीटर चली गई तो 3 दिन बहुत थाइस में दर्द होगा, पर वो दर्द एक समय के बाद कन्वर्ट होना शुरू होगा और 20 दिन बाद तुम 10 किलोमीटर दौड़ना शुरू करोगे। तो किसी भी फेज में एंटर करने, जब हम एंटर करते हैं, इसलिए हमें गुरु की जरूरत होती है। गुरु क्या करता है कि उस फेज के जो चैलेंजेस है उनसे हमें अवगत करा देता है कि डरने की कोई बात नहीं, ये चैलेंज आ रही है, इसका ये सॉल्यूशन है। जैसे हम आईएएस की तैयारी, जब कोई लड़का शुरू करने आता है तो मैं उससे सबसे पहले पूछता हूं बेसिक्स है? नहीं है, ठीक है, पहले बेसिक्स तैयार कर लो, फिर तुम्हें कनेक्टिविटी सिखाएंगे। मैंने कई लड़कों को देखा जो आईएएस की तैयारी करने आए और बेसिक्स मतलब 10+2 साइंस से कर रखा था। मैंने पूछा कंपाउंड क्या है? नहीं पता। लैटिट्यूड नहीं पता, इनर्शिया नहीं पता। तो बिना बेसिक्स के कोई बिल्डिंग हो सकती है? तुम कोई चीज इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि वो टफ है, तुम कोई चीज इसलिए छोड़ती हो जब तुम्हें वहां पे रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी हो गया पर कॉन्फिडेंस ही नहीं पैदा हो पाता। मतलब आप अगर पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई के साथ साथ 2 चीजें नहीं पैदा हो रही तो इसका मतलब आप सही ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हो। और वो 2 चीजें हैं, पहली चीज है कॉन्फिडेंस और दूसरी चीज है एंथुसियाज्म।
एजुकेशन अगर पैरेलली इन दो चीजों को डेवलप नहीं कर रही है तो फिर एजुकेशन इसका मतलब सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। तो जब भी आप किसी नए फील्ड में एंटर करो, इसलिए इस कंट्री ने गुरु को बड़ी वैल्यू दी और हर फील्ड में गुरु है। ऐसा नहीं सिर्फ एजुकेशन, तुम अगर दुनिया की नेगेटिव फील्ड्स लो, थेफ्ट ले लो, चोरी ले लो, वहां भी गुरु है। क्योंकि गुरु का मतलब सिर्फ एक आदमी। जैसे कोई भीष्म पितामह आपके सामने खड़ा होगा, भीष्म पितामह इज अ वेरी बिग चैलेंज, तो कृष्ण जैसा महाभारत हम सबके जीवन में है। ऐसा नहीं कि महाभारत एक हुई है, महाभारत हम सबके जीवन में है। और जिसको इस महाभारत में कोई कृष्ण मिल गया, कृष्ण मतलब डायरेक्शन बताने वाला, पढ़ाने वाला नहीं। अब भीष्म पितामह जैसा ही सामने पड़ा, तुम्हारे कृष्ण ने तुमसे कहा कि शिखंडी को सामने खड़ा कर दो, गेम इज ओवर। तो ये करना है उस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में, उस फील्ड का जो अच्छा जानकार है उससे मिलना है, फिर वो तुम्हारे चैलेंज को आसान कर देगा, फिर तुम उसे नहीं छोड़ो। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। सर एक सवाल था कि आप भी कभी विद्यार्थी रहे हैं और शिक्षक, और इस समय आप राजनीतिक फील्ड में आए हैं, तो क्या एक विद्यार्थी जीवन में हमें राजनीतिक में इंटरेस्ट रखना चाहिए? क्योंकि आज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो राजनीति से ज़्यादा आजकल क्या हो रहा है हमारे देश में, उससे ज़्यादा रील्स स्क्रॉल करने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इस पर सर आपका क्या विचार है? बुराई करने आए हो या सवाल पूछने आए हो? देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा, अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में कुछ कर लो, दूसरों को देखना बंद कर दो। कोई क्या कर रहा है वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि जब तुम चमकना शुरू करोगे लोग तुमको फॉलो करना शुरू करेंगे। पहली गलती तो, पहला काम ये करना है। आज के बाद ये नहीं कहोगे कि लोग रील देख रहे, लोग क्या कर रहे हैं उससे तुम्हें मतलब नहीं, एकदम नहीं। दूसरी बात यह है, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अगर डेमोक्रेसी में इसीलिए तो हमने यूथ संगठन बनाई थी। पंजाब वो जगह है जहां सबसे पहली बार भारत नौजवान सभा का गठन हुआ था। सरदार भगत सिंह दुनिया के एकमात्र आदमी जिनका फांसी चढ़ने से पहले 4 किलो वजन बढ़ गया था, एकमात्र आदमी। और उनकी फांसी एक दिन पहले हुई थी। उनकी फांसी बेसिकली 24 मार्च को थी, लेकिन गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिली कि पब्लिक अटैक कर सकती है लाहौर जेल को, जो बेस्टिल में हुआ था फ्रांस में। ऐसी घटना भारत में भी हो सकती है, क्योंकि रशिया बार बार संपर्क कर रहा था इनसे कि अगर आप कहो तो हम आपसे जेल से बाहर निकाल लें। देयर वॉज ऑल अपॉर्चुनिटी फॉर सरदार भगत सिंह कि वो चाहते तो इंडिया छोड़ के चले जाते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि इतिहास मुझे कभी भागने वाले के रूप में देखे, मुझे नहीं जाना कहीं। तो 24 के बजाय 23 मार्च को उनको फांसी हुई, और जब 4 बजे उनके पास पहुंचे लोग, तो वो नहा धो के एकदम तैयार और किताब पढ़ रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने रिसेंटली कौन सी किताब पढ़ी, तो शायद ही आप में से कोई हाथ उठा पाएगा। किताब पढ़ रहे थे, किताब। 4:15 पे वो आदमी रेडी। हम तो इंसान मानते नहीं, हम तो भगवान मानते हैं कि ऐसे लोग भगवान ही रहे हों। किताब पढ़ रहे थे, और जब बारकर ने उनसे पूछा, जेलर ऑफ लाहौर जेल, कि व्हाट इज योर लास्ट विश, अंतिम इच्छा क्या है, तो बोले 15 पेज बचे हुए हैं, पढ़ लेना। यूथ को ऐसा होना चाहिए। ये होता है यूथ। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो लास्ट लेटर उन्होंने लिखा, उसमें लिखा कि मेरे जाने के बाद इस देश में इतने भगत सिंह पैदा हो जाएंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। और 1942 में वही हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जो यूथ है, और जब डेमोक्रेसी है, मोनार्की तो है नहीं, फिर डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी का पिलर कौन है? यूथ। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी में 2 विंग होती है, एक सीनियर विंग, एक जूनियर विंग। सीनियर विंग क्या करती है? पॉलिसी बनाती है। जूनियर विंग पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है। अब अगर गांव-गांव में भाग, इसको डाउन फिल्ट्रेशन थियरी कहते हैं। अब पार्टी ने कोई पॉलिसी बनाई, अब उसको घर घर में पहचाना है, तो किसके थ्रू पहुंचाएगी? यूथ विंग के थ्रू। इसलिए राजनीति करना है या नहीं करना है वो एक बिल्कुल अलग चीज है, पर अगर इंटरेस्ट नहीं होगा जनता का, तो फिर डेमोक्रेसी ट्रबल में रहेगी। सर दूसरा सवाल है कि हमारे गोल के लिए जो क्लैरिटी चाहिए हमारे अंदर, वैसा कोई बुक अगर आप रिकमेंड करना चाहे तो? कितनी किताब खरीदोगे यार? ये नेचर को देखो, नेचर को, ये चारों तरफ तुम्हें शिक्षा दे रहा है। कभी किसी को कैक्टस के पेड़ पे जल चढ़ाते हुए देखो? लेकिन तुलसी के पेड़ पे सब जल चढ़ाते हैं। क्यों? यूटिलिटी।
दुनिया में बस एक ही सिद्धांत काम करता है, द थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। कभी किडनी पे गाना सुने हो? पेनक्रियाज पे, लीवर पे? कभी किसी को सुने कहते हो कि तुम मेरी लीवर में रहती हो? सब यही कहते हैं कि भैया तुम हमारे दिल में रहते हो, वो कहती तुम मेरे दिल में रहते हो। तो दिल ही क्यों? क्योंकि किडनी फेल कर जाए तो ट्रांसप्लांट हो जाए, डायलिसिस 5 साल चल सकती है, लीवर ट्रांसप्लांट हो जाए। लेकिन अगर हार्ट फेल हो जाए तो आपने उसी वक्त खत्म। तो जिसकी जितनी उपयोगिता उसकी उतनी कीमत। तो तुम जिंदगी में सिर्फ एक काम करो, तुम दुनिया के पीछे मत पड़ो। दुनिया शक्ति की गुलाम है, तुम शक्ति के पीछे पड़ो। कोई लड़की है क्या? ज्ञान। अच्छा, ज्ञान के पीछे। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, एक सवाल और है। अरे फिर तो बहुत सारे, देखो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और लोग इधर भी किसी को मौका दे दो भाई, नहीं तो ये लोग फिर स्ट्राइक करेंगे बाद में। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। इस साइड कोई? अच्छा, Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून। Sir, my name is Tanya. I am an MBA student. Sir, being an MBA student, I am very worried about that I am not doing great in life. I am not doing what I expected. Sir, can you please share an experience of your failure that turned out a turning point in your life? I never failed. I always learned. There is nothing called failure in human life. होता ही नहीं। I always learned. पहली बात। दूसरी बात, S is equal to S plus S. सफलता is equal to शक्ति प्लस साधना। अगर तुम चाहते हो, अब सफलता एक ऐसा वर्ड है ना जिसको हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बहुत तरीके से। अभी तुम्हारी एज कितनी? 20, ठीक है। अरे तुम तो प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में हो, एमबीए कर रही हो, किससे? फाइनेंस से। Yes, sir. बैंकिंग सिस्टम दुनिया में सबसे पहला कहां पैदा हुआ? मॉडर्न बैंकिंग। No idea. ये सब लोग पता क्यों से? इनको भी नहीं पता था। ध्यान करती हो? Sir, approx for 5 minutes. बहुत एहसान करती हो दुनिया पे। देखो, जिसके सपने बड़े होंगे उसका संघर्ष भी बड़ा होगा। एक चम्मच दूध पीने से प्रोटीन नहीं बढ़ेगा शरीर में। तुम्हारी इच्छा है शेर से लड़ने की, तुम्हारी इच्छा है एवरेस्ट के पीक पे बैठने की, और तुम कह रही हो मैं 5 मिनट ध्यान कर लेती हूं। बड़ा एहसान करती हो तुम। कम से कम 1 घंटे करो। तुम्हारी बाहर जो भी अचीवमेंट होगी, ये न्यूटन का चौथा लॉ था, वो बता नहीं पाया, उसने बाद में मुझसे कहा अवध भाई बता देना, मैंने कहा मैं बता दूंगा। तुम्हारी इस दुनिया में जो भी बाहर अचीवमेंट होगी वो तुम्हारी इनर पावर का आउटकम होगी। अगर तुम बाहर अचीवमेंट चाहते हो तो अंदर अपने आप को मजबूत कर लो, मेंटली और फिजिकली, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक, Thank you, sir. इधर से कोई? नमस्ते सर, मेरा नाम विपिन कुमार है। अरे लेफ्ट विंग को ही काहे इतना मौका दे रहे हो? चलो चलो। हाँ सर, एज ए आप एजुकेशन मिनिस्टर होते तो एजुकेशन सिस्टम में आप क्या क्या चेंज करना चाहते थे? मैं सिर्फ प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। ये सब सवाल मुझसे मत किया करो। मैंने आप छोटे मोटे सवाल मुझसे मत किया करो, उल्टे सीधे सवाल। जिंदगी में एक ही गोल है, मछली की आंख सर, में मारना, बाकी कहीं मारना ही नहीं। अगर तुम अकेले खड़ो तो मैं तुमको दंड देता छोटी बातें करने के लिए। सर जैसे तुमको मैंने 50,000 का जुर्माना लगाता हाल में। ओके सर, जुर्माना लगाने। सर जैसे कि मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, तो जिसमें आपने एक मेन मुद्दा ये था कि भी आप एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहते हो ना, इस पे आप इलेक्शन भी लड़े, बेसिकली आप हार गए, पर कोई बात नहीं, पर आप चेंजेस क्या चाहते थे? अगर बन जाते तो क्या क्या चेंज करते हैं? पहली बार तो मैं हारा नहीं, 46,000 वोट मिले, सेकंड पोजीशन पे था, पहली बार इलेक्शन लड़ा था एज अ टीचर। एज अ टीचर। और मैं तुम इमेजिन करो कि एक ऐसी धारा में कूदना। एक जब मैं इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहा था तो एक आदमी बुजुर्ग से थे, आए मेरे पास, बोले भैया, मैंने कहा हाँ, बोले पैसा तो बहुत रखे होगे। तो मैंने कहा क्यों बताएं, कहीं रखे हो? तो मैंने कहा थोड़ा बहुत रखे। कहा नाम भी है? मैंने कहा थोड़ा बहुत है। ये नरक में क्यों कूद गए? आप इतनी अच्छी जगह बैठे थे, आपको यहां कूदने की क्या जरूरत थी? तो मैंने उनको गीता का एक श्लोक सुनाया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं अवतार लूंगा। तो जैसे भगवान विष्णु को क्या जरूरत है वैकुंठ से नीचे आने में? कोई जरूरत नहीं, इतनी अच्छी जगह रहते हैं, आते हैं ना।
तो जब भगवान विष्णु बैकुंठ से नीचे आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकता? और सुनो, जनरल से एसी क्लास में जाना आसान है, एसी से जनरल में जाना बहुत चैलेंज है। कभी कोशिश करके देखना। तो वही मैंने कहा ना, ये कुछ वर्ड दुनिया बनाए गए सिर्फ तुम लोगों को डराने के लिए। उसमें से एक वर्ड है डिफीट, हार जाओगे, कभी नहीं हारोगे। जज्बा रखो पूरी दुनिया पे कब्जा करने का। 24 आवर्स सुबह। एक साइकोलॉजिस्ट हुआ इमाइल कुए, आज जाके पढ़ना गूगल पे, इमाइल कुए। उस आदमी ने एक थेरेपी शुरू की थी, सबकॉन्शियस थेरेपी, और दुनिया के ऐसे ऐसे पेशेंटों को उसने ठीक किया सिर्फ एक इलाज करके। आंख बंद कराता था और कहता था 1 घंटे तक एक ही चीज रिपीट करो कि मैं स्वस्थ हूं, और 21 दिन करवाता था वो। और उसके 80% पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, जब कैंसर की कीमोथेरेपी नहीं थी तब वो कैंसर के पेशेंटों को ठीक करता था, क्योंकि जिस बात को तुम रिपीट करते रहते हो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है, और जो बात तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ गई वो तुम्हें वहां तक पहुंचा कर रहेगी। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि आपने कहा भी आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं ना, अगर प्रधानमंत्री बन जाओ तो फिर क्या करोगे? अच्छा चलो पूछो। एज ए प्रधानमंत्री फिर आप क्या क्या चेंजेस करोगे? सबसे पहले तो तुमको बनाऊंगा एजुकेशन मिनिस्टर। थैंक यू सर। अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? उम्र 21। याद ही नहीं है? 21 है सर। कंफर्म? हाँ जी। 30 थोड़ा में सा इलेक्शन है, 29 में, तब 25 हो जाओगे, ठीक है। और तुमको बनाएंगे एजुकेशन मिनिस्टर, और फिर तुमसे एजुकेशन मिनिस्ट्री में काम करवाएंगे, और फिर उसी वक्त बैठ के बात करेंगे आगे क्या क्या करना। कुछ डिस्क्लोज मत करवाओ, विरोधी बहुत पीछे पड़े हुए हैं। थैंक यू सर। Good afternoon, sir. Sir, my name is Shivam Singha, and my question is that, sir, what is your definition of success, and has it changed over time? If you get respect and love from the society, you are successful. सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपको समाज सम्मान करता हो, प्रेम करता है, तो आपसे ज्यादा सफल आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। Okay, sir. Thank you, sir. सबसे पहले तो ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया से बिहार से आपको प्रणाम सर। सर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहला नाम आपका आता है, तो इसका क्या रीजन रहा कि आपने शिक्षा को छोड़ के राजनीति में भी अपना कदम रखा? और इसमें कई सवाल बनते हैं सर कि राजनीति में अपने अभी तक आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, और कितना आप दूसरे को रिकमेंड करना चाहते हैं राजनीति, और क्या क्या सुधार करना चाहते हैं? वैसे तो आपने बहुत कुछ बता दिया राजनीति से रिलेटेड, बट मुझे लगता है कि कुछ और चीजें हैं जो आप अभी बता सकते हैं। और एक मेरा प्रश्न है कि बिहार और यूपी दो ऐसे राज्य हैं जिनकी छवि थोड़ी धूमिल सी है, लेकिन इतिहास भूल नहीं रहा है, तो आप क्या उस पर कहना चाहते हैं? और तीसरा प्रश्न है सारे लड़कों के बिहार पे कि आज जो लड़के दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, जो आप बात करते हो कि 12 बजे रात को भी कॉल आ जाए तो सबसे पहले उठा लेंगे, तो उस पर अगर उनको कुछ कहा जाता है तो कहते हैं कृष्ण भी तो यही करते थे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये 3 प्रश्न। सबसे पहले कृष्ण वाली बात को मैं कहूंगा जरूर सर कि अगर आप प्रेम की मार्ग में कृष्ण बनते हैं तो शक्ति के मार्ग में भी बनिए, और कोई पहाड़ उठा के दिखाइए। पता लगा आपके हाथ से साइकिल नहीं उठ रही है और आप कृष्ण बन रहे हैं, तो जब भी आप किसी को फॉलो करें तो होल हार्टेडली फॉलो करें। हाफ नहीं कि जहां आपकी स्कीम पूरी हो रही वहां आप कृष्ण बन जा रहे हैं, नहीं तो आप कंस बन जा रहे हैं। ये सब काम मत करिए, आप खुद बनिए, अपने आप को इवॉल्व करिए। दूसरा सवाल यह है कि जब आप कोई चीज, एक अनुभव है ना 25 साल की टीचिंग का, तो जब वो अनुभव बड़ा हो जाता है ना, आप उसको सबको बांटना चाहते हो। तो अवधोजा नाम की एक नदी गंगोत्री से चली, और फिर उसके बाद ऋषिकेश और इलाहाबाद होते 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 अब वो पहुंच गई है बे ऑफ बंगाल में। अब वहां से मॉनसून के बादल उठेंगे और पूरे भारत में वर्षा होगी। राजनीति मतलब पॉलिसी मेकर्स। वो जो मैंने सीखा, जो अभी तक 2-4 लोगों को मिल पा रहा था, अब वो पूरे भारत को मिलेगा, और फिर भारत से हम उस मिशन को उठाएंगे और पूरी दुनिया को इस रास्ते पर लेकर आएंगे, और वहीं से शुरू होगी भारत के विश्व गुरु की यात्रा। ठीक सर, यूपी और बिहार की छवि पे आपने छोड़ दिया। यूपी और बिहार छवि किसी राज्य की नहीं होती, छवि वहां के लोगों की होती है। बिल्कुल सर। पंजाब, हम बैठे हुए, तो पंजाब का तुम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, हर तरह से, हमारे पास दुनिया की सबसे उपजाऊ भूमि है यूपी बिहार के पास। लेकिन हम, जब तक मुखिया जो होता है हेड ऑफ द फैमिली, भाई गांधी जी को बहुत लोगों ने कहा ये पोस्ट ले लो, ये पोस्ट ले लो, ऐसा कर लो, अरे बोले चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। वो जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट है वो क्या है?
अ पर्सन विद एनलाइटेंड इनसाइट। डॉक्टर अंबेडकर को मैं बार बार कोट करता हूं, अमेरिका चले जाते, फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी लगातार उनको बुला रही थी, क्या जरूरत थी भारत में मरने की। लेकिन एक उपलब्धि के बाद जब व्यक्ति के अंदर यह होता है कि नहीं सेवा करना है, निजाम ऑफ हैदराबाद 2000 करोड़ रुपए दे रहा था, 2000 करोड़ 1956 में। सोचो आज कितना रुपया हुआ होगा। और बड़ी छोटी सी शर्त थी उसकी, उसको कह रहा था कि अगर आप रिलीजन कन्वर्ट कर रहे हो, बुद्धिस्ट बन रहे हो, आप इस्लाम कबूल कर लो, 2000 करोड़ ले लो। इस देश को आप जैसा नेता चाहिए, पढ़ा लिखा, विजनरी, स्ट्रांग। मैंने कहा ना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्टी ऑफिस के बेंच पे सोते थे। जिस दिन उनकी डेथ हुई, उनकी जेब में सिर्फ 14 रुपए थे। उनकी लास्ट विश ये थी कि मुझे लकड़ी में ना जलाया जाए, उसमें पैसा खर्चा होता है, मैं एक गरीब देश का नेता हूं, मुझे इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में जलाया जाए। तो जब तक यूपी और बिहार के लोग फिर से लोहिया जैसे लोगों को सामने नहीं लाएंगे, तब तक उनकी परेशानी बनी रहेगी, तो वो उन्हें करना ही होगा। थैंक यू सो मच सर। Good afternoon, sir. Sir, my name is Kanish and I am student of second year maths honors. Sir, my question to you is, sir, smallest distance between 2 points is straight line. तो सर अगर किसी को यूपीएससी मिनिमम टाइम में क्रैक करना हो, जैसे क्वालिफाई करना हो, क्रैक मत करो किसी चीज क्वालिफाई इज राइट। अगर सर किसी को आईएएस का एग्जाम पास करना हो, सर व्हाट इज द मिनिमम टाइम एंड मिनिमम एफर्ट? क्योंकि सर देयर इज टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन कि आप करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, उसमें कुछ नहीं समझ आता, एंड देन सर ये मैगजीन ले लो, देयर इज टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू एंड अप डूइंग नथिंग। सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट एफर्ट वाला पाथ? और सर अगर आप अपने 20s में वापस जाके अगर यूपीएससी को पास करना चाहो, सर आप क्या फॉलो करते? अफगानिस्तान देख रहे हो आज का, वहां की औरतें क्यों परेशान है? Because of oppression, there is so much of oppression and exploitation of women. उनको राइट नहीं है, फ्रीडम नहीं है, एजुकेशन के लिए राइट नहीं है उनके पास, क्योंकि सर वो लोग अलाउ नहीं कर रहे तालिबानी उनको। और कोई बात? एक्सप्लॉयटेशन, उनको अवेयरनेस नहीं है, फ्रीडम नहीं है। थैंक यू, कोई बात। EI इज इक्वल टू SI, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लीड्स टू सोशल इंडिपेंडेंस। अफगानिस्तान की औरतों के पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है। जब तक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं होगा, तब तक सोशल इंडिपेंडेंस नहीं होगा, है ना? जिस दिन ये समझ डेवलप कर लोगी, तुमको सिर्फ 10 महीने लगेंगे, पर पहला फेस यही है। इसलिए मैंने कहा ना, ये जो 4th लॉ का कोर्स मैं शुरू करने जा रहा हूं आपके साथ, उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपको इतनी सोच डेवलप करा दूं कि वो जो 10 महीने का टाइम रिक्वायर्ड है, जिनको भी तैयारी, और कोई जरूरी नहीं कि सब आईएएस की तैयारी करें, नो, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, बहुत अच्छे, और आपको बनना चाहिए। भारत में 1 अरब 50 करोड़ लोग रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के एक प्रोडक्ट को 1 लाख की मार्केट मिल गई 100 रुपए पे, तो आप सोचो 1 करोड़ रुपए महीने कमाओगे आप। ये रोग मत पालो कि मुझे भी आईएएस बनना है, फिर दहेज लेना है, कोई दहेज वही नहीं मिलेगा, कहीं ड्रम में बंद हो जाओगे फालतू में। इस देश में एक नशा है किसी चीज को करने का। एक आदमी आईएएस की तैयारी करेगा, सब करेंगे, नहीं, दिस इज नॉट अ कंपल्शन। शादी नहीं करना है, कोई बात नहीं, फिर तो अच्छी प्लान। तो ये कोई जरूरी नहीं कि सब करेंगे, पर जो लोग भी करना है सर, जिनको करना है जिनको करना है। और मैं कहूंगा ये जो 4th लॉ का प्रोग्राम है, ये सबको करना चाहिए। हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव है कि जो आपकी थॉट प्रोसेस है, आपका जो सोचने का तरीका है, उसको डेवलप किया जाए। उसके बाद आप डिसीजन लो कि आपको क्या करना है। तो अगर ये सोच डेवलप कर ली, ठीक है, तो 10 महीने लगेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। हेलो, जय श्री राम सर। जय श्री राम। पहले बताओ सर कैसे हैं सर आप? कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे। जय श्री राम का मतलब क्या है? सर जय श्री राम का मतलब हम श्री राम को हर समय याद करते हैं सर। रामचरितमानस वाला मतलब बताओ। सर उतना तो नहीं पता सर, आप ही बता दो सर। तो जय हिंद कहा करो। जय हिंद सर। हाँ, देखो जय श्री राम भी कहो, अगली बार कहना, लेकिन कब? जब तुम उसका मतलब मुझे समझा देना तब। सर आप समझा दो, इसके बाद से बोलूंगा सर। जय श्री राम का मतलब है कि मैं आपके अंदर बैठी हुई चेतना को प्रणाम करता हूं। ओके सर। राम मतलब चेतना, चेतना, कॉन्शियस। यस सर। तो अब मैं तुमसे कहूंगा जय श्री राम। जय श्री राम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। बताओ। सर मैं भी एक बिहार का लाल हूँ सर।
सर मैंने 12th तक यूपीएससी करने का सोचा था, आर्ट्स भी लिया हुआ था सर। उसके बाद सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना छोड़ दिया, बीबीए करने लगा सर। सर अभी से मैं अगर सिविल सर्विस प्रिपरेशन करना चाहता हूँ तो कैसे, लाइक पाथ क्या होगा सर, लाइक कैसे कहाँ से स्टार्ट अभी करूँ? तुम्हारी एज कितनी है? सर मेरी एज 22 है सर। अरे फिर तो कोई एज ही नहीं है यार। मैं एक क्लास के बाद मैं सब लोगों को एक प्रोग्राम देता हूँ। सर अब इन्होंने क्वेश्चन कर दिया तो मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूँ, और उस प्रोग्राम में ये मेरी तरफ से, कॉलेज कैंपस की तरफ से नहीं, उस प्रोग्राम में जो भी मेरे सवाल का जवाब देगा उसको मैं 2100 रुपए दूंगा और 100 आदमियों को दूंगा। ये मेरी तरफ से, इसका कॉलेज कैंपस से कुछ भी लेना देना नहीं, ये मेरी तरफ से डिक्लेरेशन है। और इसमें करना क्या है, आपको एक 6th की किताब खरीदनी है, क्लास 6th की। आप सारे लोग लिख लो, लैंड एंड पीपल, ज्योग्राफी की किताब है, लैंड एंड पीपल क्लास 6th, क्योंकि ये आपको नेट पे भी मिल जाएगी। क्लास 6th की लैंड एंड पीपल, और मेरे ख्याल से क्लास 6th की किताब तो सभी लोग पढ़ लोगे। तो क्लास 6 की लैंड, ओल्ड एनसीईआरटी है, ये बात याद रखना। क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटी, लैंड एंड पीपल। और मैं आपको कम से कम 20 दिन का टाइम देता हूं इसको तैयार करने के लिए, ठीक है? 20 दिन का। या हम आपके मैनेजमेंट से बात कर लेंगे, जैसा भी होगा। उस शो को करने के बाद आप पहली बार क्लियर हो जाओगे कि यार पढ़ाई का मतलब क्या होता है। एक बार पढ़ाई का मतलब क्या होता है, ये बात समझ में आ गई, और पढ़ाई क्या होती है, फिर तो एक लड़के ने एक बार आके मुझसे पूछा, ये सब गार्ड है, तो वहां पे पेयर्स बैठते हैं सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। लड़की की गोद में सर रखे हैं, बाल घुमाए जा रहे 12 घंटा। वहां कोई नहीं पूछता कितने घंटे बैठे, क्योंकि वहां मजा आ रहा है। तो यही बात मैं इससे कह रहा था कि जहां मजा आता है वहां आदमी टाइम नहीं पूछता। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब ये बात मेरे बॉस को भी समझ में आ गई। वो तुरंत पलटे सुना के, यू इडियट, गेट आउट फ्रॉम हियर रास्कल। तो मैंने कहा सर नहीं, जाने दो, उसकी गलती नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस दिन, पढ़ाई बड़ी प्यारी चीज है, बशर्ते किसी प्रेशर में ना की जाए। आप प्रेशर मत लो। जिस दिन आप पढ़ना सीख जाओगे उसके बाद आप कोई भी कंपटीशन दोगे, पहला टास्क क्या है? पढ़ना सीखना।